हमें ज्वाइन किया है आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। मियाँ शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, अगर हम अब उस इंतहाई एग्जिस्टेंशियल इशू की तरफ आ रहे हैं कि जिसके यानी होते हुए तमाम जो बहसें हैं वो बिल्कुल बेकार और फजूल रखती हैं, जो रोज़ाना हम टीवी स्क्रीन पर कर रहे होते हैं, मईशत बैकबोन होती है। और आज आलम ये है कि इन्वेस्टर से लेके सरमायादारों से लेके एक आम आदमी तक बिलबिला उठा है, मगर कोई जोन रेंग नहीं। जनाब आसिफ इनाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये तो साफ साफ बिजनेस कम्युनिटी ने कह दिया है कि इस टैरिफ पे ना हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पर मेरे पास आए थे आपके नॉर्थ के चेयरमैन, उन्होंने ये कहा था कि हजूर यहाँ तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोग कबाड़ में फैक्ट्रियाँ बेच रहे हैं। उन्होंने जो फिक्र दिया मैं क्या बताऊँ आपको, जो फैसलाबाद में हुआ, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर उधर। क्या हल है? हल होता नज़र आता है आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आ रही। आसिफ साहब। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इंडस्ट्रियल जब से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल तो जब से IPP लगे जब से शुरू हो गया है। पाकिस्तान का तकरीबन 26% ऑफ GDP हुआ करता था अर्ली 80s में इंडस्ट्री, अब वो घटते घटते 13 रह गया, तो हाफ तो हो गए। अब इसकी स्पीड और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले आप रीजन से 10-20% महंगे होते थे, फिर आप 30 हुए, फिर गैस आ गई तो आप रीजन में आ गए वापस। तो इस तरह डिफरेंट फेजेस से होते होते अब सब चीज़ खत्म हो गई है। गैस का अपना बहरान है, बिजली का अपना बहरान है। गैस के आज जखीरे पे निकल जाए तो $13 मेरे ख्याल में शायद समंदर का रेट है। तो कहीं अब कोई स्केप नहीं है। हमने वो कहते हैं ना, किकिंग द कैन डाउन द रोड, अब नाउ रोड हैज एंडेड। तो अब हम इसको बोल्डली फेस करेंगे तो और इसको सही तरीके से हैंडल कर लेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी अ फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। और अगर इसको हमने फिर कोशिश की कि जी हम इसको डाल दें, तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा ये अब टलने वाली चीज़ है। ये बहुत अच्छा मियाँ शाहिद साहब, मैं जब पिछली दफ़ा आप थे शायद हमारे साथ, या आसिफ साहब थे, तो हमारे शो अमेरिका में किसी साहब ने देखा, उनका नाम तारिक कुरैशी है, वो एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। उन्होंने एक बात कही जो आपने पिछले प्रोग्राम में कही थी कि अगर इंटरनेशनल मुआहिदों में भी अगर आपने मिस डिक्लेरेशन किया है, मशीन का जो वर्थ है वो नहीं थी जो मुआहिदों में मेंशन थी, और हमें ये बताया जाता है बाज़ ज़राए से कि पुरानी मशीन्स लगी हैं तो वो नल एंड वाइड हो सकते हैं। यहाँ पे अरशद अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि वीकेंड, और आप भी कह चुके हैं। तो आपको विल लगती है, या फिर जो वो मैं बात करता हूँ कि एक हाथ दूसरे हाथ को माल पकड़ा रहा है, तो ये क्यों भाईचारा ख़त्म तो नहीं होगा ये? मियाँ साहब, व्हाट इज़ योर टेक? देखिए काजी साहब, जो मुआहदे अनबैलेंस हो वो तो ख़त्म हो सकते हैं, ये बात जो है वो ये मौजूद है और हकीकत है। ये अमेरिका में भी हुआ है और मलेशिया में भी हुआ है कि जो अनबैलेंस मुआहदे थे वो ख़त्म कर दिए गए, और यहाँ भी ख़त्म हो सकते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा, एक पावर प्लांट है टिपाल पावर प्लांट। टिपाल पावर प्लांट जो है वो पॉलिसी 1994 में लगा था, वो उसके पॉलिसी के तहत लगा था। RFO का पावर प्लांट है, 126 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसका लाइसेंस का हिसाब जो हुआ था वो 26 अगस्त 2003 को हुआ था, और ये 25 अगस्त 2018 को इसको एक्सपायर हो जाना था। अब 2018 को इसको एक्सपायर हो जाना चाहिए था, लेकिन 2018 से 25 अगस्त से कुछ माह पहले एक नेपरा में दरख्वास्त जाती है और कहा जाता है कि जो 25 अगस्त 2018 वाली शिक है उसको डिलीट कर दिया जाए और उसकी जगह 2019 कर दिया जाए। अब देखिए ना, ये चीज़ जो है अगर हो सकती है तो क्या अनबैलेंस मुआहिदा ख़त्म नहीं हो सकता? और उसके बाद क्या हुआ कि उसको 2019 कर दिया, और फिर 9 मार्च 2019 को एक दरखास्त आती है कि इस पावर प्लांट की जो एग्रीमेंट है उसमें उसका एक्सटेंशन कर दी जाए और उसका लाइसेंस 2029 तक बढ़ा दिया जाए। 2029 की मुखालफत की PSO ने। उस वक्त के दीगर जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इसकी मुखालफत की, क्योंकि RFO पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, और वो कहा गया कि जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है RFO पे, और जो फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स हैं वो नहीं चलेंगे, तो इसकी जो है मॉडिफिकेशन क्यों की जा रही है? लेकिन फिर भी नेपरा ने कर दी। अब इस तरह के जितने मुआहदे हैं, सारे अनबैलेंस मुआहदे हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। अगर उनकी मॉडिफिकेशन हो सकती है तो उसकी टर्मिनेशन भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज तक कोई नेगोशिएशन नहीं की गई। अब आपने सुना होगा कि चंद दिन पहले वज़ीर तवानाई फरमा रहे थे कि हम कोल, इम्पोर्टेड कोल को जो है लोकल कोल पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं।
$1 बिलियन उस पर खर्च होंगे जो अच्छा। आप, क्योंकि जी जी उसमें कैसा, मुझे मौका दीजिएगा। जी जी जो कोल पावर प्लांट है ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, और आप नेपरा की दस्तावेजात उठा के देखें, जब नेपरा ने टैरिफ दिया था वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का टैरिफ दिया हुआ है, लेकिन वहाँ जो मशीनरी लगी है वो सब क्रिटिकल बॉयलर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के लगे हुए हैं। क्या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता? उसको किया जा सकता है। क्यों? वो मशीन नहीं लगी जो नेपरा या टैरिफ लिया गया या जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो उसको ख़त्म हो सकते हैं। कैसा ये मुमकिन है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। वो इसलिए कि हम उसकी मॉडिफिकेशन पे जा रहे हैं, मजीद $1 बिलियन लगाएंगे, तो फिर और ये $1 तो बिलियन का बोझ भी सार्फिन जो है वो अदा शायद साहब, फिर ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला मामला है। आसिफ इनाम साहब, एक और बड़ी अजीब व गरीब बात मैं देख रहा था, अभी एक और शो में मैं एक गेस्ट के तौर पर बैठा था, तो आके ना डूम एंड ग्लूम टाइप जो है, और नहीं इसका कुछ नहीं, बड़ा गलत हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में हम मारे गए थे, और मारे तो हम जा चुके हैं, अब और क्या हमने मरना है। ऑल दीज पीपल कम ऑन टू द शोज, और वो आके हमें ये इस तरीके की पिक्चर कि भाई हम जानते हैं बहुत से मुल्कों में, मैं मिसालें दे सकता हूँ जिन्होंने बहुत से मुआहदे ख़त्म किए, एक्वाडोर ने किए, अपने उसने किए, बोलीविया ने किए। तो ये जो लोग हैं क्या मुतहरक हो गए हैं मीडिया में भी आके कि हमें ये बताएं कि जनाब ये तो हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे? इससे आगे क्या बर्बादी होगी आसिफ इनाम साहब? आप बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंचे। देखिए, बात दरअसल है कि आप जब मुकदमा करते हैं तो आप वकील से उसके चांसेस पूछते हैं, फिर आप उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो केस हारना जीतना तो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप केस ही नहीं लड़ें, जैसे आपको एक याद होगा कि इंडिया ने एक बैराज बनाया हमारे पाकिस्तान के, उसके ऊपर डैम बनाया है मेरे ख्याल में चुनाव पे, और हमारा एक ज़माने में बड़ा शोर था कि जी इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हम हार गए। हारने की वजह पता है आपको क्या थी? जी पाकिस्तान के कहीं से एनओसी दिया हुआ था हमने, तो हम लड़ने क्यों गए? हमारे यहाँ से ही हमारा दिया हुआ एनओसी इंडिया ने दिखाया कि भाई, और हमें वकील के चार्जेस भी देने पड़े। तो अगर हमारे यहाँ मतलब इस तरीके से होगा तो केस हार ही जाएंगे। अगर हमने एनओसी दिया हुआ था तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी उसके खिलाफ। तो इस तरीके के जब हम आसिफ इनाम साहब, मैं एक और अहम बात की तरफ आना चाहता हूँ, आपसे ही पूछूंगा। आपके ही कुछ लोग, एक्स चेयरमैन एप्टमा और लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और हम ये मुतालबा करते हैं, और अवाम का भी ये मुतालबा है कि भाई बड़े शफाफ और बहुत अच्छे मुआहदे किए होंगे आपने, बड़ी खुशनीति से किए होंगे। अब हमारा पैसा है, हमारे पैसे से ये मुआहदे हुए हैं, तो हम 1994 से लेकर 2015 तक के मुआहदे क्यों नहीं खोलते? और क्या इस सिलसिले में आपकी कम्युनिटी कोर्ट को मूव कर रही है कि कम से कम ये मुआहदे तो खोलें, पता तो चले कि इनके पीछे कौन है? आसिफ साहब, इसके लिए मुआहदे खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लाहौर में हम लोग बहुत बड़ा सारी फेडरेशन और सब मिलके ऑल प्रेसिडेंट एसोसिएशंस के आ रहे हैं, वहाँ जमा करके वी विल रेज मनी फॉर दी फोरेंसिक ऑडिट, ताकि ये नहीं हो कि जी फोरेंसिक के पैसे नहीं है। इंशाल्लाह वी विल डिजाइन ए स्ट्रेटजी। देखिए, कोर्ट से तो जो चूंकि हमने इसके कॉन्ट्रैक्ट में ज्यूरिडिक्शन ही लंदन कर दी है ना, तो पाकिस्तानी बात तो उसकी वजाहत मेरे नाज़रीन के लिए हो जाए। जब आप फोरेंसिक ऑडिट कह रहे हैं तो जरा सादा ज़बान में मेरे नाज़रीन के लिए बताइए कि ये क्या है और इससे क्या क्या हमें बाखबर हम किस तरह होंगे? जी, एक तो ऑडिट होता है ना 2 + 2 4, सही लिखा हुआ है या नहीं। एक फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये होता है कि जैसे इन्होंने भाई ने बताया कि जी क्रिटिकल और सब क्रिटिकल, वो मशीनरी, उसकी एनालिसिस, उस वक्त उसके क्या दाम थे, क्या जो चीज़, जैसे हमारे कल गौर भाई ने भी बताया कि जो चीज़ जामशोरों में जो है वो 100 रुपए की लगी है, वो दूसरी 200 रुपए की सेम चीज़ लगी है। इसी तरह हाइडल में भी आपको कई जगह नजर आएगा कि 100 रुपए की चीज़ कहीं और लगी है, हमारे मुल्क में ही सेम चीज़ और वो 400 की कहीं और लगी है। ये सब फोरेंसिक में सामने आ जाएंगी। अच्छा, आसिफ इनाम साहब, इस दफ़ा एक और बुरी खबर है कि आप चूँकि टेक्सटाइल से आप रिलेटेड हैं, 48% कॉटन कम पैदा हुई, और इन बिजली के रेट्स पे जिस शरह से हमारी इंडस्ट्री जो है क्लोज हो रही है, बड़े दुख दर्द के दिल के साथ मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। इफ़ इट हम अलाउ करते हैं इसको, इफ़ इट कंटिन्यूज़, तो ये बेरोज़गारी में भी तो इजाफा बड़ा ख़तरनाक हद तक हो सकता है। आसिफ साहब सर, ये इफ वी अलाउ दिस ना, तो वी विल गो बैक टू अबाउट 1956 लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 56 में जब हमारे यहाँ कपड़ा भी जापान से आता था, सब कुछ था, और हमारी हम 1956 में वापस चले जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं है कि हम 1956 के फाइनेंशियल मॉडल, ऑब्वियसली गाड़ियां तो लेटेस्ट नहीं होंगी, तो वो होगा कि जी हमारे मुल्क की जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं कि जी चावल, गंदम या और कोई चीज़ें, फ्रूट इस टाइप की 5, 7, 10 बिलियन की वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। बाकी इंडस्ट्री के तो कुछ भी नहीं है।
और प्रॉब्लम ये है कि 56 में हमारी आदतें खराब नहीं थी, अब तो हमारे पास तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमने मुल्क का अनबेरेबल कर लिया है। दूसरे, एक मुल्क की जो कॉम्पिटिटिवनेस का सबसे बड़ा जो एक टेस्ट होता है, लिटमस, वो होता है उसकी एक्सपोर्ट टू जीडीपी। हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी अनफॉर्चुनेटली 10 से नीचे जो दुनिया के सिर्फ 3 मुल्कों में है, जो हम हैं, अफगानिस्तान है और यमन है, एंड लेस अदर जो है वो आप उनको कह लें कि वो वॉर टॉर्न एरिया ही हैं, अब जाके ठीक होने शुरू हुआ है कुछ अफगानिस्तान। इसी तरीके से आप अगर हम कहते हैं कि जी हमारा जीडीपी जो है अंडर स्टेटेड है, तो हम मेरे ख्याल में शायद ऑलमोस्ट वर्स की तरफ चले जाएंगे कि जी शायद इतना कम जीडीपी टू एक्सपोर्ट किसी का ना हो। तो इसकी वजह यही है कि हमारी एनर्जी पॉलिसी, हमारी एनर्जी एलोकेशन पॉलिसी, देखिए कुछ चीज़ तो जैसे आपने गैस में देखा कि हमने जितनी बांग्लादेश में गैस होती है तो इतनी तो हम घर में जलाते हैं, जितनी उसने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर ली अपनी टेक्सटाइल की, 40 बिलियन की एक्सपोर्ट कर ली। जितने हाइडल पावर हमने किस तरीके से जो है वो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज नहीं किया और उसको कंपाउंड नहीं किया। हमारे जो एलोकेशन थे इसके पीएसडीपी के, उससे अगर डैम बन जाते आज फ्री बिजली आ रही होती। और एक बात आप देखें कि हमारा सिस्टम जब 22-25 हज़ार का है तो 10,000-12,000 तो हमारे पास न्यूक्लियर और हाइडल मिला के आ जाता है। तो हमने 10,000 के पीछे 30,000 लिया, इट्स 1:3 टाइम परचेज किया हुआ है हमने। तो ये जो 18 रुपए है वो जो हम कहते हैं ना, ये 18 रुपए यूनिट है, ये 18 रुपए नहीं, ये 36 रुपए यूनिट है।